Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video we will discuss about very important questions of chapter 4. ये एक एज ए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के मेथड से ही हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x-4 का इधर x-1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x-2 का x-3 में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल इधर 3 3 जा 9 और 1 10/3। ठीक है, हमने क्या किया, इसको है ना मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। x-4 का x-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पहले दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x। ठीक है, x का हमने x में किया x² माइनस x का 1 में करेंगे तो x, -4 का करेंगे x में तो -4x, और -4 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 बन जा 4। क्लियर, प्लस अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया, देन x² माइनस 2x, -3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आपका नेगेटिव और माइनस माइनस आपका प्लस, 3 2 जा 6। क्लियर, अपॉन सिमिलरली हम यहाँ पर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, x का दोनों टर्म्स में देन x² माइनस 2x, -4 का करेंगे x में देन -4x, एंड -4 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। क्लियर, इज इक्वल 10/3। ओके, नाउ x² 2x²। क्लियर, -x -4x जितने भी x वाले टर्म्स में अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं इनको, है ना। पहले x² को हमने लिखा, x² वाला जो टर्म है यहाँ पर भी है एक, यहाँ पर भी है एक, तो ये आपका 2x² हो गया। अब x वाले टर्म्स पे यहाँ पे फोकस करते हैं, -x -4x तो माइनस का 5x हुआ, -2x तो देखो यहाँ -5x -2x -7x एंड -3, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, ओवरऑल -10x। क्लियर, अब बिना x वाले टर्म यानी जो कांस्टेंट टर्म है 4 और 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 10 आएगा, अपॉन सिमिलरली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे x² -2x -6x -2 -4 मतलब -6x प्लस 8 इज इक्वल 10/3। क्लियर, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इजी कैलकुलेशन और इसको अगर बनाएं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है इसमें जो है ना 2 कॉमन है। ठीक है, न्यूमरेटर में ना 2 कॉमन दिख रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जो टर्म्स हैं वो थोड़ा सा ना रिड्यूस हो जाएंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, और 2 कॉमन करने के बाद में क्या करेंगे, 2 से ये 10 कट हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 5। क्लियर, अपॉन x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 10/3। अब फायदा क्या हुआ कि ये वाला 2 जो है अगर हम इसको इधर ले जाएं इक्वल के दूसरी साइड में, तो ये क्या है, इनटू में है, मतलब ऊपर है न्यूमरेटर में, इधर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ डिवाइड हो जाएगा तब हम 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 आएगा, ओवरऑल हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं, 2 5 जा 10। क्लियर, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस पूरे पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे 5 में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3 5 जा 15x प्लस 3 5 जा 15, और जब इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे 5 की साइड में तो 5 का मल्टीप्लाई ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों में हो जाएगा, तो 5x² माइनस 5 6 जा 30x, और ये आपका प्लस 5 8 जा 40। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को एक ही साइड में हम शिफ्ट करेंगे, इक्वल में करेंगे 0, तो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे करते हैं, मतलब हमने क्या किया, x² वाले टर्म्स को मैंने सेपरेट एक साइड में पहले लिखा, यहाँ पे 3x² है, ये वाला x² हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5x² होगा। क्लियर, अब हम x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, -15x, और ये वाला जो x है ना 30x इधर लेके आएंगे तो प्लस 30x हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका प्लस 15 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में x नहीं है तो बिना x वाला टर्म इधर लेके आएंगे 40 -40, और इधर क्या बचा 0, क्योंकि हमने सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² माइनस 5x² जो है ना -2x² होगा। क्लियर,
अच्छा, -15x प्लस 30x इनको सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 30x में से 15x को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 15x। इसके बाद में 15 माइनस 40 जब करेंगे तो आएगा -25 इज इक्वल 0। ओवरऑल आपको ये वाला इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो आपका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में करेंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 15x, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 25 हो जाएगा इज इक्वल 0। ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बना जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको x के दो आंसर मिल जाएंगे, x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, जना फैक्टराइज करते कैसे हैं तो ध्यान से समझिए। हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का आपस में करना होता है मल्टीप्लाई। 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 50 आएगा। 50 को हम 2 नंबर में यहाँ पे ब्रेक करेंगे, 2 नंबर में तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 ही आना चाहिए और उनको प्लस करें या माइनस करें तो 15 आना चाहिए, मतलब बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो इसको हम 2 नंबर में तोड़ेंगे तो 5 10 से 50 होता है, तो 10 और 5 को प्लस करने से आपका 15 भी आएगा, बीच वाला नंबर मिलेगा। तो 10 और 5 हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब कैसे लिखना है, -15 है जैसे, तो माइनस का ही 5 और माइनस का ही 10, -15 होगा। तो यहाँ पे -5x -10x और ये +25 इज इक्वल 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको हमने 4 टर्म्स में इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है ना। अब 4 टर्म्स में ब्रेक करने से फ़ायदा क्या है कि 2 टर्म्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 टर्म्स में हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ पे जो ये 2 टर्म्स में यहाँ से आपको x कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 5 प्लस देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। माइनस साइन को कॉमन करने से क्या होगा कि अब हम जो ब्रैकेट लगाएंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे, उसमें जो टर्म्स आएंगे उनके साइन चेंज होंगे। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है अगर हमने जैसे यहाँ पे माइनस लगा दिया, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। कब, अगर हम यहाँ पे माइनस है तो, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इधर साइन चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमने जैसे यहाँ माइनस लिखा और इसके बाद में देखा यहाँ पे 5 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, मतलब 5 से ये दोनों ही टर्म्स डिविजिबल है, तो हम 5 यहाँ पे कॉमन करेंगे। तो अब क्या होगा, 5 कॉमन करने से 5 से 10 को कट करो तो 2 बचेगा 2x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस साइन को कॉमन किया हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस का प्लस बना रहता। ठीक है, प्लस के केस में इधर साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अगर माइनस यहाँ पे आ गया तो साइन चेंज होंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अब 5 से 25 को कट करेंगे तो 5 आएगा इज इक्वल 0। अब देखो ध्यान से, पूरे ओवरऑल आपके इस इक्वेशन में 2x - 5 2x - 5 जो है ना वो मिल गया कॉमन, 2x - 5। यहाँ पे क्या बचा, x - 5 इक्वल 0। ठीक है ना। यहाँ पे 2 आपको ये फैक्टर मिल गए। अब इन दोनों फैक्टर को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इफ़ 2x - 5 इज इक्वल अगर हम 0 कर दें तो 2x इज इक्वल आपका 5 आएगा और यहीं से आपको x इज इक्वल मिलेगा 5/2। एक तो आंसर आपका ये हो गया x का। अब हम x - 5 को सॉल्व करेंगे। इफ़ x - 5 इज इक्वल 0 करते हैं देन x इज इक्वल आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो एक आपका आंसर ये आ गया x का और एक आपका था ये। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें जितने भी टर्म्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सब अलग अलग हैं। इनमें कुछ भी है ना सेम नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे यहाँ x - 1 है, x - 2 है, यहाँ x - 3 x - 4 सभी टर्म्स जो है ना अलग अलग है। तो इस केस में हम एज ए फ्रैक्शन, जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि और दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है जो इसी टाइप का है लेकिन उसमें क्या चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन और आपका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे x - 1/x - 2 और प्लस x - 2/x - 1 इज इक्वल समथिंग। फिलहाल हमने लिख लिया 3 होल 1/3। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे जितने भी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं वो लगभग है ना सब डिफरेंट हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये जो पहला वाला इस पूरे इक्वेशन का पहला टर्म जो लिखा है जिसमें न्यूमरेटर x - 1 डिनोमिनेटर x - 2 है,
दूसरा वाला जो टर्म है उसमें लगभग सेम वही है, बस क्या है ना, रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसमें हम इसको रिड्यूस करके करते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करने का भी एक यहाँ पे प्रोसेस है उसको सॉल्व करने, लेकिन कब, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सिमिलर दिखे, मतलब एक टर्म दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल है, तब हम लेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमें लेट करके करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एज ए फ्रैक्शन मेथड से, बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर लेंगे। बट जो लेट वाला प्रोसेस है उससे क्या है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है और वो कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, इसलिए वो मेथड थोड़ा सा सुइटेबल रहता है। अदरवाइज की कंडीशन में अगर ये क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से करते हो तब भी आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन लिया है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है जो लिखा हुआ है, तो सेकेंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर x-3 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर x-3 है, यहाँ डिनोमिनेटर x+3 और यहाँ न्यूमरेटर x+3 है ना, रेसिप्रोकल टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब की बार ना लेट वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट मेथड हमने सॉल्व किया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, उसमें जो मेथड हमने यूज़ किया था उसी मेथड से अगर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखते हैं, है ना। लेट करते हैं, लेट x-3 अपॉन x+3 इज इक्वल y। ठीक है, हमने इसको y लेट कर लिया। तो यू नो स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे लिखें x+3 अपॉन x-3, इसका रेसिप्रोकल अगर किया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। y के अपॉन में क्या है, 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन y। क्लियर, यही वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे x-3 अपॉन x+3 को आपने लेट किया y माइनस इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन y इक्वल में क्या गिवन है 48 अपॉन 7। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स y है ना, y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस यहाँ 1 है, इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 अपॉन नीचे का नीचे करेंगे y का 1 में, y इज इक्वल 48 अपॉन 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे देन आपका 7y² माइनस 7 इज इक्वल y का इधर 48 में मल्टीप्लाई करेंगे देन 48y। इसको हम इधर लेके आएंगे, 7y² माइनस का हो जाएगा 48y और ये आपका -7 जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं, पहले y² फिर y और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, कैसे करते हैं, वही लास्ट में जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही प्रोसेस है। y² का जो कोफिशिएंट है उसका और कांस्टेंट टर्म का हम करते हैं मल्टीप्लाई, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे देन आएगा 49 को ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स में, ऐसे हम ब्रेक करेंगे 2 नंबर जो मिले उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो आपको मिलना चाहिए 48। ठीक है ना, तो जैसे 49 हो रहा था तो 49 बन जाए 49 और 49 से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 48 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ हमें -48 चाहिए। दैट मीन्स फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि 1y में से 49y को माइनस करना है। ठीक है, इज इक्वल 0, 1y से 49y को माइनस करेंगे तो माइनस का 48y बचेगा। तो हमने इसको तोड़ लिया और यहाँ पे बन गए 4 टर्म्स, 2 टर्म्स को हम लेंगे सेपरेट करके उनमें कॉमन करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ से देखिए, अभी हम यहाँ पे दोनों टर्म्स में y कॉमन करें तो ये आपका 7y बचेगा, देन यहाँ पे क्या बचेगा 1। क्लियर, माइनस साइन हमने कॉमन किया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कॉमन लेके तो साइन चेंज होंगे ब्रैकेट पार्ट्स के। तो देखो यहाँ पे हम 7 कॉमन करेंगे क्योंकि 7 से दोनों ही टर्म्स डिविजिबल है, तो 7 से जब इसको कट करेंगे तो 7y बचेगा। ठीक है, और माइनस हम यहाँ पे बाहर लिख चुके हैं तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। यू कैन से दैट हमने माइनस को ना कॉमन किया। ठीक है, कॉमन करने से साइन चेंज होते हैं, 7 से 7 को कट करेंगे दैट मीन्स 1 इज इक्वल 0। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट पार्ट्स हैं इस ओवरऑल पूरे इक्वेशन में 7y + 1 जो है ना यहाँ पे क्या है ना कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे 7y + 1 को हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ आपका y बचेगा और यहाँ आपका 7y + 1 कॉमन हो गया तो -7 बचा इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट सॉल्व करेंगे। इफ़ 7y + 1 इज इक्वल 0 देन 7y इज इक्वल +1 उधर जाएगा तो -1, y इज इक्वल -1 अपॉन 7। एक तो आंसर ये मिला y का, है ना। और फिर अगर आप यहाँ पे
दूसरा फैक्टर है y-7, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y = 7। एक आपको आंसर ये मिला, लेकिन इक्वेशन तो आपका x में है ना, तो फिर आंसर तो x का मिलना चाहिए। यहाँ तो y की वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो जहाँ आपने लेट किया था वहाँ आपने y की वैल्यू को पुट करेंगे, और y को वैल्यू को पुट करने के बाद में फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन और आपको करनी है। कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे इफ़, पहला हमें आंसर मिला था इफ़ y = -1/7, देयरफॉर उस कंडीशन में y की वैल्यू को अगर मैंने -1/7 रखा तो क्या बनेगा, x - 3/x + 3, ये है ना, इज इक्वल y, और y की जगह रख देंगे -1/7। अब इसे कर देंगे सॉल्व, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7x -7 3 21 इज इक्वल, इसका 1 में करेंगे तो अच्छा यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -x हो जाएगा और -3। क्लियर? अब x को करेंगे सेपरेट, x को आप इधर ले आइए, 7x की साइड में ये वाला x आएगा तो +x इज इक्वल, ये -21 उधर जाएगा तो +21, और ये -3 ऑलरेडी है, 7x और +x यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल 21 - 3, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 18। ठीक है, तो x इज इक्वल 18/8। अब इसे करेंगे सॉल्व, 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 9/4 आपको आंसर मिलेगा। एक तो x आपको मिला 9/4। क्लियर? अब यहाँ पे जो दूसरा आपका वैल्यू दे रखा है y = 7, अब इसको भी पुट करेंगे इफ़, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इफ़ y = 7 आप पुट करेंगे तो देयरफॉर तब उस कंडीशन में x क्या आएगा, तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, x - 3/x + 3, x - 3/x + 3 इज इक्वल y, और y की जगह क्या पुट कर देंगे 7, है ना। तो उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, इसके अपन में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका x - 3 रहेगा, 7 का इधर करेंगे तो 7x + 21। क्लियर? x को आप इधर ले आएंगे, मतलब 7x को इधर लेके आएंगे तो x - 7x कितना बचेगा, -6x इज इक्वल, ये -3 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे +3, और 21 + 3 कितना हो जाएगा 24। क्लियर? 24। अब हम 6 से इसको कट करेंगे तो 6 4 जा 24, माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे, देन x इज इक्वल -4 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको x के 2 आंसर मिले, एक तो आपका 9/4 और दूसरा आपका -4। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the equation px x - 2 + 6 = 0 has two equal roots। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि p की किस वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट जो है ना वो कैसे इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना कंडीशन को पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब आते हैं, ये बात हमें पहले कैसे पता चले, किसके रूट्स मिलेंगे किसके नहीं मिलेंगे, और अगर किसी के मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे या फिर इक्वल नहीं मिलेंगे, मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने का ना कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे कंडीशंस आपके हैं स्टूडेंट्स 3। ठीक है ना, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है b² - 4ac। ठीक है ना, b² - 4ac हम फाइंड करेंगे। अगर b² - 4ac 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम इसके अकॉर्डिंग कंपेयरिंग करके b² - 4ac जो निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। अच्छा, वो रियल भी होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, जब हमें रूट्स मिलेंगे मतलब वास्तव में हमें रूट्स मिलेंगे, रियल तो होंगे ही, लेकिन कैसे, इक्वल होंगे। ठीक है, कब, अगर b² - 4ac हमें कैसा मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में, अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस कंडीशन में इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्लियर? और सेकेंड कंडीशन में जो d है यानी b² - 4ac, अगर आपका प्लस में आंसर आया मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर मिली
0 से बड़ी अगर वैल्यू मिलती है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रूट्स हैं वो आपके कैसे मिलेंगे, रियल में मिलेंगे, बट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। रियल रूट्स मतलब कुछ ना कुछ आंसर में आपको मिलेगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन कि अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है वो अगर आपका नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। नो रियल रूट्स, वहाँ पे रूट्स आपको रियल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने खुद कह दिया कि 2 इक्वल रूट्स है, रूट्स इन्होंने बोल दिया कि इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल कहाँ मिलते हैं, रूट्स इक्वल कहाँ मिलते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन्होंने जब रूट्स इक्वल बोल दिया है तो इसका मतलब हम b स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका इक्वेशन दे रखा है px x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे, px का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन px स्क्वायर हो जाएगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2px, क्लियर, प्लस 6 इज इक्वल 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ में, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। इससे थोड़ा सा क्या ना कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ आगे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो है a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p, मतलब a इज इक्वल p, और जो b है वो क्या है, x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या लिखा है 2p माइनस का, तो b इज इक्वल माइनस 2p हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया। इसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है, तो c इज इक्वल आपका क्या हो गया c। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ रूट्स आर इक्वल, इफ़ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं, इन्होंने खुद बोल दिया ना रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है। तो इसका मतलब है जब इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना पड़ेगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। b कितना है माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका है p इंटू c आपका है 6 इज इक्वल 0, क्लियर। स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और p का p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 24 p इज इक्वल 0, क्लियर। तो यहाँ से 4p कॉमन करेंगे तो एक p बचेगा, माइनस 4 से 24 को कट करेंगे 6 और p कॉमन हो गया इज इक्वल 0। अब एक बार हम यहाँ पे एक बार 4p इज इक्वल 0 करोगे आप, ठीक है ना, तो आपको p इज इक्वल क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 4 जब उधर जाएगा तो 0 अपॉन 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो p इज इक्वल क्या मिला 0 मिला। दूसरा p माइनस 6 इज इक्वल 0, तो आपका p इज इक्वल क्या मिलेगा 6। यहाँ पे p के 2 आंसर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, p के 2 आंसर मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आंसर कौन सा सही है हमें ये चेक करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, p इज इक्वल 0 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें यहाँ पे, तो p की जगह अगर हम ये 0 पुट करते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करो। p की जगह हमने 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, ये टर्म चला गया। यहाँ पर p की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा 6 इज इक्वल 0। 6 इक्वल है क्या 0 के, नहीं है, तो मतलब p इज इक्वल 0 जो है ना वो नॉट वैलिड है ना, ये इनवैलिड हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। p इज इक्वल 0 पुट करने से ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, इधर इक्वल में 0, और 6 और 0 इक्वल होते नहीं है, तो ये तो इनवैलिड है। तो इसका मतलब है p की वैल्यू जो है ना वो क्या होगी 6 होगी, क्लियर। तो p तो हमें मिल गया, बट आगे क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह दिया, अच्छा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछा था, तो p इज इक्वल 6 आपका मिल गया। ऑल्सो फाइंड द रूट्स, अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया रूट्स भी फाइंड करो। अब रूट्स फाइंड करने का मतलब क्या है, वो ये है कि जो p की वैल्यू आपको मिली है वो आप ना कहाँ रखेंगे,
इस इक्वेशन में रख देंगे, p की वैल्यू अब आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो आपका जैसे p की वैल्यू 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, माइनस p की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 2 12x और ये आपका प्लस का 6 इज इक्वल 0। ये यहाँ पे आपका इक्वेशन बना, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी बनाने का मतलब है 6 यहाँ कॉमन मिल रहा है ना, 6 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो यहाँ x² बचेगा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। 6 उधर चला जाएगा 0 की साइड में तो 0/6 मतलब 0 बचेगा, क्या बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 फैक्टर मिलेंगे, वहीं से 2 हमें रूट्स मिल जाएंगे, x के 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो फैक्टर मिलेंगे x-1 होल स्क्वायर, x-1 इंटू x-1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ध्यान से देखो, ये आपका x² माइनस 2x प्लस 1 डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि ये x-1 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे x-1 दो आपको फैक्टर मिले तो x-1 इज इक्वल 0 करेंगे तो x इज इक्वल क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे 2 फैक्टर सेम है तो 2 आंसर मिलेंगे 1,1, ठीक है। और ये आपके 2 रूट्स भी आ गए उस इक्वेशन के, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो कि ये जो 3 कंडीशंस हैं जो कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की हैं, क्वेश्चन आपके सामने किसी भी तरीके से आ सकता हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p या k समथिंग, है ना। या फिर आपसे कहा जा सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके नेचर रूट्स के नेचर बताइए, है ना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ना दिमाग में रखिए कि अगर b² माइनस 4ac 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। अगर b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस कंडीशन में रियल रूट्स मिलेंगे। b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया मतलब 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, नो रियल, मतलब रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी गिवन कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रूट्स इक्वल है ना। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोल ही दिया है कि रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन को चेक करें, क्या इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो एग्जैक्टली लिखी हुई है x² है ना, x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या 3k प्लस 1 x² प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल 0 हैज़ इक्वल, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। क्लियर। तो अब हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करेंगे, हम b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 लिखेंगे नहीं। तो b क्या है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार में हम कंपेयरिंग करें। अगर कंपेयरिंग करने का जो मेथड आप यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म आपका c होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। तो b कितना है, 2k प्लस 1, x को छोड़ना है। तो b आपका है यहाँ पे 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ac, a और c का मल्टीप्लाई, a कितना है, a है 3k प्लस 1 इंटू c कितना है 1, ठीक है, इज इक्वल 0। अगर रूट्स इक्वल है तो b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, इधर k प्लस 1 का स्क्वायर भी हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, k² क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्लस आपका 2k माइनस
इधर 4 बन जब 4 ही रहेगा, ब्रैकेट को भी कैंसिल करें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन चेंज, 4 3 जा 12 के, माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4 इज इक्वल 0। यहाँ पर भी 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 का 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 2 जा 8k माइनस 12k माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4k स्क्वायर, के वाले टर्म्स देखिए कहाँ पे है, 8k माइनस 12k मतलब माइनस 4k। क्लियर? यहाँ पे पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 तो ये तो कट हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा 0, है ना। अब यहाँ पे 4k कॉमन है तो यहाँ पे k बचेगा, माइनस का क्या बचा 1। क्लियर? 4k कॉमन कर लिया इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4k इज इक्वल 0 अगर करेंगे देन k इज इक्वल आपको 0 मिलेगा। क्लियर? और दूसरा वाला फैक्टर है इफ k माइनस 1 इज इक्वल 0 देन k इज इक्वल 1। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिले हैं k इज इक्वल 0 एंड k इज इक्वल 1। तो यहाँ पे ये आपके आंसर मिल गए। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस, सॉरी ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपने k की वैल्यू फाइंड की है, इन्हीं k की वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर दें तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से x के आंसर मिलेंगे, वो आपके रूट्स होंगे। तो 0 पुट करेंगे एक बार तो आपका इक्वेशन, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ना रफली समझ लेते हैं कि जैसे k इज इक्वल 0 हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये आपका 0 हो जाएगा, टर्म केवल 1 बचेगा, 1 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x स्क्वायर आएगा। यहाँ हम k की जगह 0 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 तो आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे आपका बचा प्लस 1 इज इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल माइनस वन ये दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, कब, जब आपने k की वैल्यू को 0 पुट किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ k इज इक्वल 0, तो आपकी ये कंडीशन बनेगी और यहाँ से रूट्स आपके मिलेंगे -1 एंड -1। क्लियर? अगर k इज इक्वल 1 पुट करते हैं, इफ़ k इज इक्वल हमने जैसे 1 पुट कर दिया, तब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की जगह 1 रखेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 1 यानी 4k स्क्वायर, 4x स्क्वायर, है ना। और k की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 इंटू 2 मतलब 4x प्लस, और ये आपका क्या है 1 इज इक्वल 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 0। तो यहाँ x की वैल्यू -1/2 कॉमा -1/2, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया है स्टूडेंट्स, आप इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं लेंथी मेथड से। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट किया है क्योंकि ये ऑलरेडी समझ में आ रहा था, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है और ये आपका 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए जहाँ पे आपको कंडीशन गिवन हो सकती है इक्वल रूट्स या फिर रियल रूट्स की कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है रियल रूट्स की कंडीशन में। ठीक है, 0 के इक्वल भी होता है, क्योंकि 0 के इक्वल जब हम करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac तो वहाँ पर भी हमें रूट्स तो मिलते हैं ना रियल। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो दोनों इक्वल मिलते हैं। ठीक है, तो रियल रूट्स वहाँ पर भी मिलते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या है कि रियल रूट्स मिलेंगे बट इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए हम इस ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन लगा देंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे रियल कंडीशन जो होगी ना, रियल वाली जो दे रखी है, वहाँ से हम इसे सॉल्व करके उसके की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर भी कुछ ऐसे ही आएगा कि इज ग्रेटर देन और समथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the squares of two consecutive odd numbers is 394. Find the numbers. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस को समझते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या यहाँ पे समझना है कि जैसे यहाँ पे ना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हमने यहाँ पे की है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले नंबर, ऑड नंबर का मतलब लगातार ऑड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की जगह पे कॉन्जिक्यूटिव इवन भी लिखा हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। क्लियर?
एक तो ये कंडीशन हो गई, एक ऑड नंबर की कंडीशन हो गई, एक और कंडीशन है, हो सकता है कि सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही लिखा हो, वहाँ पे ऑड या इवन ना लिखा हो। तो हम इन तीनों कंडीशंस को समझते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशंस में हम क्वेश्चंस में जो नंबर्स को है लेट करेंगे, वो कैसे लेट करेंगे और क्या लेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की। तो है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताइए आप, ठीक है, ऑड नंबर बताइए जो कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हो। तो आप एग्जांपल में कुछ भी बता सकते हैं जो लगातार ऑड नंबर्स हैं, 2, 3, 5 जितने भी हम पूछ सकते हैं। तो आपने कहा ऑड नंबर्स लगातार, जैसे 5, 7, 9, जैसे मैंने आपसे कहा 3 नंबर बता दीजिए आप, 3 ऑड नंबर बता दो लगातार। तो आपने कहा 5, 7, 9, और भी बहुत सारे नंबर हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, है ना। आप 3, 5, 7 बता सकते हैं, 11, 13, 15 बता सकते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, या फिर हम नंबर्स को लेट करें तो किस तरीके से लेट करें। थोड़ा यहाँ पे ये देखो, जैसे ये पहला नंबर आपका 5 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर 7 आपको तब मिलेगा जब पहले नंबर में आप 2 ऐड कर देंगे, तब आपको 7 मिलेगा। तीसरा नंबर आपको तब मिलेगा जब आप पहले नंबर में 4 ऐड कर देंगे। ध्यान से देखो, पहला नंबर अगर 5 है, जो भी आप ले रहे हो, उसके आगे वाला जो ऑड नंबर है उसमें +2 करेंगे, तब आपको वो नंबर मिलेगा। जैसे 7 था तो हमने 5 यानी पहले नंबर में 2 प्लस किया, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर 9 है, इसमें हमने क्या किया कि जो 5 है इसमें हम पहले मैं 2 ऑलरेडी प्लस कर चुका हूँ, अब हम 4 प्लस करेंगे, तब आपको नेक्स्ट वाला ऑड नंबर मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे एक आगे और हम नंबर ले लेते हैं, इसका ऑड वो 9 के बाद 11, तो 11 आपको तब मिलेगा जब आप पहले नंबर में यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे 4 प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस करेंगे, तो आपको 11 मिलेगा। क्या ये बात सही है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर्स में हम क्या करते चले जा रहे हैं, +2 करते चले जा रहे हैं, +2। यहाँ 5 था, फिर +2 किया, फिर हमने +2 और कर दिया तो आगे वाला ऑड मिल गया, फिर +2 और किया, फिर आगे वाला ऑड नंबर मिल गया। और वैसे भी जब आप काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो, ऑड नंबर जो मिलते हैं हर एक छोड़ने के बाद, एक नंबर को छोड़ने के बाद अगला नंबर मिलता है, दूसरे नंबर पे आपको ऑड नंबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं +2 करने से आपको ऑड नंबर मिलते रहेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अब हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स में भी कुछ लगभग ऐसा ही है। ध्यान से देखो, जैसे पहला हमने इवन मान लो जैसे 3 नंबर लिए तो 4, 6, 8 ले लिए, 4, 6, 8, ये हमने 3 नंबर्स ले लिए। ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर आपका 4 है, दूसरा वाला नंबर जो है उसमें पहले वाले नंबर में +2 करने से दूसरा वाला नंबर आपको मिल जाएगा। पहले नंबर में +2 करें तो दूसरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर पहले नंबर में अगर 4 प्लस करें तो तीसरा वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर भी लगभग वही चल रहा है जो हम ऑड नंबर में कर रहे थे, वही इवन नंबर में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑड के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे वही कंडीशन हम इवन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक नंबर छोड़ने के बाद अगला ऑड मिलता है, ऐसे ही इवन में भी यही प्रोसेस है कि एक नंबर छोड़ने के बाद आगे वाला नंबर इवन होता है। हर दूसरे नंबर पे इवन मिलेगा, हर दूसरे नंबर पे आपको ऑड मिलता है। क्लियर? ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ओनली कॉन्जिक्यूटिव की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जहाँ पे ना तो इवन बोला गया है और ना ही ऑड बोला गया है, केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला गया है। तो इसका मतलब होता है लगातार नंबर, ऑड या इवन से कोई मतलब नहीं है, लगातार नंबर, है ना। तो लगातार नंबर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये तो लगातार नंबर है। तो इनमें थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। पहले हमने 3 लिखा, अगली बार हम 3 में 1 प्लस करें तो आपको 4 मिलेगा। इसी नंबर फर्स्ट वाले नंबर में 3 + 2 कर दें तो आपको 5 यानी अगला नंबर मिल जाएगा। 3 + 3 करें तो और आगे वाला नंबर मिलेगा, 3 + 4 करें तो और आगे वाला नंबर मिलेगा। क्या कर रहे हैं हम, हर नंबर में +1 करते चले जा रहे हैं, तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि क्वेश्चन में जब हम ऑड नंबर या इवन नंबर की कंडीशन दे रखी है कॉन्जिक्यूटिव वाली, तो उस कंडीशन में हम लेट करें तो क्या लेट करें, क्या नंबर से लेट करें, तो वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ऑड और इवन में +2 करते चले जाओ, आपको ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स मिलते चले जाएंगे। और ओनली कॉन्जिक्यूटिव अगर बोला गया तो +1 करते चले जाओ तो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर। वो कौन से हैं, यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में बात की जा रही है, तो एक x हो जाएगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा। तीन नंबर्स अगर पूछे गए होते तो x प्लस 2, x प्लस 4। अगर चार नंबर पूछे गए होते तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 हो जाता। और अगर यहाँ ऑड की जगह A1 अगर लिखा होता तो भी हम यही काम करते। लेकिन अगर यहाँ पे ना तो A1 लिखा है ना ऑड लिखा है, तब क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरीके से लेट करते हैं। क्लियर। जितने नंबर्स की ज़रूरत होती है उतने नंबर्स हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स की ज़रूरत है तो दो ही नंबर लेट करेंगे, x प्लस 2। तीन की ज़रूरत होती है तो x प्लस 2, x प्लस 4 कर लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जो भी आपने लेट किए हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनके स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर और इधर x प्लस 2 का स्क्वायर का सम जो है वो गिवन है 394। क्लियर। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करो तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 394। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आप इधर लेके आओ, माइनस 394 इज इक्वल 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 394 को माइनस करोगे तो माइनस का आपका बचेगा 390 इज इक्वल 0। क्लियर। ये सभी टर्म्स जो है ना 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम सभी को कट कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इक्वेशन आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से सबको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल 0। अब आपका जो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन बनी है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उसका और लास्ट वाले नंबर का करना होता है मल्टीप्लाई। तो 195 का यहाँ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1। 195 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा। इसको हम दो नंबर्स में तोड़ेंगे, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट करने से 195 आए। 15 3 ज़ा 45, 15 1 ज़ा 15, 4 19 हो रहा है। अच्छा, और उनको प्लस करने से या माइनस करने से बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो 13 और 15 को माइनस करेंगे, डिफरेंस है ना 2 आ रहा है। 15 से 13 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x में से 13x को माइनस करेंगे, 2 मिलेगा, माइनस 195 इज इक्वल 0। इन दोनों में x कॉमन है तो आपका x प्लस 15 बचेगा। यहाँ 13 कॉमन है, 13 से ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है। माइनस साइन भी हमने कॉमन किया है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे वो साइन चेंज होंगे उसके। यहाँ से 13 से 13 कट गया, x बचा, माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65 इज इक्वल 0। x प्लस 15 आपका हो गया कॉमन। अब यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 13 इज इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल माइनस 15 मिलेगा। नेगेटिव तो हमें लेना नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें जो लेने पॉजिटिव लेने। तो यहाँ पे x माइनस 13 को आप सॉल्व कर लीजिए। इफ़ x माइनस 13 इज इक्वल 0 तो आपको x इज इक्वल क्या मिलेगा, 13। और इसी वैल्यू को हम लेके चलेंगे, हैंस टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, हैंस टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या मिलेंगे। एक आपने x लेट किया था जो कि 13 मिला, एंड दूसरा आपने x प्लस क्या लेट किया था, 2। तो मतलब क्या हो जाएगा, 13 प्लस 2 मतलब 15। तो इस तरीके से दो नंबर्स आगे 13 और 15, ये आपके दो नंबर आगे जो यहाँ पे पूछा था, और दोनों ही कैसे है, ऑड है। ठीक है। इवन की अगर कंडीशन दे रखी होती और जो हम कैलकुलेशन करते तो आपको इवन नंबर ही मिलते अगर इवन बोला गया होता। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपके टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स पॉसिबिलिटी हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम शामिल करेंगे अगले वीडियो में।
इस वीडियो में कुछ हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को लिया था जिनकी पॉसिबिलिटी थी ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको अगर आप देख लेते हैं तो हो सकता है आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन अगर कहीं से भी आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से, तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो वो भी वीडियो आपको देखना है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।